हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लेटलेट्स काउंट के बारे में बताऊंगी कि प्लेटलेट्स किस तरह से काउंट हम करते हैं। इसका मैनुअल जो मेथड है किस तरह से हम करेंगे। इससे पहले मैंने WBC और RBC काउंट किस तरह से की जाती है उसके बारे में भी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत ही इजी वे में WBC और RBC किस तरह से काउंट की जाती है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो में मैं आपको प्लेटलेट काउंट के बारे में बताऊंगी, लेकिन प्लेटलेट काउंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्लेटलेट्स होती क्या है। तो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे जो ब्लड है उसका ही क्या होता है, पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। ब्लड जिनसे मिलकर के बना होता है, जैसे ब्लड में क्या होता है RBCs होती हैं, WBC होती हैं, उसी तरह से क्या होते हैं प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसकी हम काउंटिंग किस किस पर्पज से करते हैं, किस किस डिजीज में इसको किया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और किस तरह से इसको लैब के अंदर करते हैं मैनुअल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। प्लेटलेट्स जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये क्या होती हैं, RBCs होती हैं, और ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की आपको दिख रही है ये क्या होती हैं, ये प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, और इसी के बीच में क्या होती है, कुछ WBCs भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये क्या होती है, स्मॉल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, प्लेट लाइक होती है। और ये सभी जो सेल्स होती हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट होती है। अगर मैं इसका डायमीटर बताऊं आपको तो ये होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। और जो सबसे बड़ी सेल्स होती है वो क्या होती है, WBC होती है। उसका होता है लगभग 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर होता है। और उसके बाद होती है हमारी RBCs होती है, वो 5 से 7 तक होती है। तो सबसे छोटी जो सेल होती है ब्लड सेल्स वो क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसमें, 5.8 माइक्रो क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम को हम क्यूब में क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेट करते हैं। इसके बाद इसका कलर देखते हैं। कलर कैसा होता है, कलरलेस होती है प्लेटलेट्स। और एक बात और है इसमें कि जो ये प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जिस तरह से RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसी तरह से जो प्लेटलेट्स होती हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये तो इसका प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले इसमें न्यूबार काउंटिंग चैम्बर, जो हमने RBC WBC में यूज किया था, उसी तरह का क्या करते हैं इसमें न्यूबार काउंटिंग चैम्बर लेते हैं। EDTA ब्लड सैंपल लेते हैं एंड माइक्रोपिपेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मेजरमेंट करके हम क्या करते हैं, उसको जो हमारा न्यूबार काउंटिंग चैम्बर है उसको चार्ज करते हैं। एंड 1% अमोनियम ऑक्सिलेट। इसके अलावा और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे ग्लव्स है। ठीक है, और जितना भी आप इसमें लिखना चाहोगे, ठीक है, और ऐड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, जब एग्जाम में आप लिखोगे इन चीज़ों को तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर किस तरह से करते हैं इस हम मेथड को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 30 ml ऑफ अमोनियम ऑक्सिलेट इन ए ट्यूब एंड ऐड 0.2 ml ब्लड। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अमोनियम ऑक्सिलेट लेते हैं 38 ml और उसके बाद इसमें 0.2 ml ब्लड ले लेते हैं। अब ये रेशो कितना हो जाएगा इसका, 1:20 हो जाएगा। लेकिन रेशो का बहुत ज़्यादा इसको ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा रेशो ले लोगे या कम रेशो ले लोगे तब भी क्या होगा, इसकी जो RBCs हैं उसके लाइसिस होने पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसे आपने अगर इसका रेशो ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा कि जो RBCs हैं वो लाइसिस नहीं हो पाएंगी, और कम ले लिया तो क्या होंगे, वो ज़्यादा जो WBCs हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी लाइसिस हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो इसका रेशो हम लेते हैं वो हमेशा 1:20 ही लेना है। ठीक है, अब हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर क्या करें, अमोनियम ऑक्सिलेट ले लिया
38 ml और 0.2 ml हमने इसमें ब्लड ले लिया। अब इसको आपस में क्या कर लिया, इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसको हमने 5 मिनट तक इसको रखे रहने दिया। देन चार्ज द काउंटिंग चैम्बर यूजिंग पिपेट। अब हम क्या करेंगे, पिपेट में सैंपल को लेकर के जो काउंटिंग चैम्बर है, न्यूबार काउंटिंग चैम्बर, उसको चार्ज कर देंगे जैसा कि आपको इसके फिगर में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज कर सकते हैं। ये दो पार्ट है, ठीक है, एक वाला ये वाला पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग जो पेशेंट हैं उनकी भी हम क्या करते हैं, प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने एक का यहाँ पर चार्ज कर दिया और दूसरे पेशेंट का इस वाले पर क्या कर सकते हैं, अपन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑब्जर्व द चैम्बर अंडर 40x ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज जो पार्टिकल है, सॉरी एक लाइन और छूट गई इसमें, कि हमने जो काउंटिंग चैम्बर है उसको क्या किया है, चार्ज कर लिया। ठीक है, इसके बाद इस चार्ज चैम्बर को हम क्या करेंगे, एक मॉइस्ट पेट्री डिश है, ठीक है, पेट्री डिश है, उसके अंदर हम 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। क्यों रखेंगे इसको, ताकि जो हमने इसमें सैंपल लिया है न्यूबार काउंटिंग चैम्बर में वो क्या नहीं हो, ड्राई नहीं हो एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से। तो इसका मेन पर्पस यही है पेट्री डिश में रखने का, ताकि जो सैंपल है वो ड्राई नहीं हो। देन अब हम क्या करेंगे, इसको 40x जो ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप है उसके अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका मेथड हो गया, इसका प्रोसीजर हो गया कि इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स काउंट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। और इसको जो अब हम काउंट करते हैं तो आपको ये ग्रिड दिख रही है जो मैंने आपको WBC और RBC में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी थी कि किस तरह से हम इस ग्रिड में क्या करते हैं, सेल्स को काउंट करते हैं। जो कॉर्नर के हैं ये क्या है, WBC के लिए है, और जो मिडिल का है जो स्क्वायर, उसमें हम क्या करते हैं, RBCs और प्लेटलेट्स को काउंट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट इसकी प्रोसीजर देखते हैं हम क्या है। हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स अपॉन में एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ और मल्टीप्लाई में हम क्या था, डाइल्यूशन फैक्टर। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको समझाया है कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जैसे हम n मान सकते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर कितना होता है, 20 होता है। एरिया क्या हो जाएगा, 1/5 mm स्क्वायर, और इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर गलत लग रहा था, डेप्थ है इसकी 1/10 m स्क्वायर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी। ठीक है, तो इसका जो होगा 1/10 mm स्क्वायर हो जाएगी इसकी डेप्थ। इन हम वैल्यू को जब हम फॉर्मूला के अंदर रखेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आएंगे। n जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है, इसके बाद 20 इसका डाइल्यूशन फैक्टर है, 50 यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, एंड देन 10। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, कैलकुलेशन क्या करने का, प्लेटलेट्स काउंट करने का। ठीक है, किस तरह से हम प्लेटलेट्स मैन्युअली लैब में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंतर्गत जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम या ज्यादा हो जाती हैं। इसमें दो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, तो इनका आप यहाँ से अच्छी तरह से मीन निकालना सीख जाएंगे। अगर हम इन दोनों वर्डों को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, तो इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, थ्रोम्बो और साइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बो का मतलब होता है, जहां भी थ्रोम्बो का मतलब निकले आपको बताना है वो प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, साइटो मीन सेल्स होता है, एंड पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ नंबर, मतलब जिसके अंतर्गत प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो डिक्रीज हो जाती है, उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, जहां पे जिस भी वर्ड के पीछे आपको पीनिया लिखा हुआ नजर आए उसका मतलब होता है डिक्रीज ऑफ नंबर। इसके बाद होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। थ्रोम्बो मीन्स होता है प्लेटलेट्स एंड साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ नंबर, मतलब प्लेटलेट्स की जो नंबर है वो इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। तो सबसे पहली कंडीशन ही आपको इसमें देखने को मिल रही है डेंगू, जो आजकल के बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जो नॉर्मली हम देखते हैं प्लेटलेट्स कितनी होती है,
इसमें होती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है, ठीक है, नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन डेंगू के अंदर क्या होता है, इसकी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो क्या हो जाता है 6,000, 4,000, 16,000 इतनी ही रह जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो होती है एस्प्रिन। एस्प्रिन की जो टेबलेट ली जाती है उसके कारण भी क्या हो जाता है, जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ मैलिग्नेंसी ट्यूमर वगैरह है, कैंसर वगैरह, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया एंड डीआईसी, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से भी, और दूसरी हमारी कंडीशन है डीआईसी। डीआईसी की मैंने आप फुल फॉर्म लिख रखी है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस, ठीक है। इनके थ्रू भी क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो, ठीक है। जब बोन मैरो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या फॉर्म करने लग जाती है, ब्लड का फॉर्मेशन करने लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होने लग जाती है, इसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया, किस तरह से प्लेटलेट काउंट करते हैं मैनुअली हम, और किन किन कंडीशंस में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।